औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात दहम सेमी मीडियम चैप्टर नंबर 3 ऑफ बुक साइंस 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, या इसको उर्दू में लिखा जा सकता है कीमियाई तामुलात और कीमियाई मसावात। तो ये चैप्टर मैं यहाँ पर शुरू करने जा रहा हूँ। फिर जैसे मैं हमेशा आपको रिमाइंड करता हूँ उसी तरह अभी भी रिमाइंड करूँगा कि केमिस्ट्री का बहुत बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और ये बेसिक चीज़ें अगर आपको समझती हैं तो फिर काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब देखिए, चैप्टर के शुरू में कैन यू रिकॉल के तहत आपको कुछ सवाल दिए हुए हैं। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स, कि मॉलिक्यूल्स के टाइप्स कौन से होते हैं, एलिमेंट्स के टाइप कौन से होते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें 9th में हमने पढ़ी हुई हैं। एलिमेंट्स को हम क्लासिफिकेशन करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स में, या फिर 10th के चैप्टर के फर्स्ट में हमने उसके अलग अलग टाइप्स पढ़े, कॉमन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर एलिमेंट, अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन हम अलग अलग लेवल पर पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स में भी अलग अलग किस्म के मॉलिक्यूल्स, उसके फार्मूले हमने इसके पहले फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग में हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो उतनी ज़्यादा बेसिक चीज़ों को हम अभी हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन जो अहम अहम चीज़ें हैं वो अहम चीज़ें हम यहाँ पर करते हुए चलेंगे। दूसरी चीज़ आपको दी हुई व्हाट इज़ मीन बाय द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। 9th में हुआ था वैलेंसी ऑफ एलिमेंट की जो बुनियादी डेफिनेशन आपको दी हुई थी, वो डेफिनेशन आपके ध्यान में होना चाहिए। मैं जानबूझकर इसको रिपीट कर रहा हूँ वैलेंसी को, कि जिन्होंने 9th का समझा हुआ इतने बड़े लॉकडाउन में अगर वो भूल चुके हैं तो उनको एक बार फिर रिमाइंड हो गया। वैलेंसी की बेसिक डेफिनेशन है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो अनासिर की दूसरे अनासिर के साथ कीमियाई अमल करने की सलाहियत, और कीमियाई अमल करने की ये सलाहियत को हम यहाँ पे इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर, एक अदद के ज़रिए से जाहिर करते हैं। वैलेंसी 1 2 3 4। 9 की बुक के हिसाब से अगर उसका बेसिक पर थोड़ा सा आपको रिमाइंड कर दूँ तो सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। It means that it possesses 2 electrons in first shell, 8 electrons in second shell and 1 electron in outermost shell। मतलब ये पहले खौल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, और तीसरा जो नामुकम्मल खौल है जिसे गिरफ्ती खौल या वैलेंस शेल भी हम लोग कहते हैं, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। फिर दूसरा एलिमेंट आता है जब इसके साथ कॉम्बिनेशन को क्लोरीन, तो 287 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक तक़सीम है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बताती है कि इसमें भी सोडियम की तरह फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, नो प्रॉब्लम। दूसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, नो प्रॉब्लम। 9th में हम जब बेसिक पढ़ते हैं, जब बच्चों को एक चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा अगर आपसे सवाल किया जाए व्हाई डू एलिमेंट्स रिएक्ट, चीज़ें केमिकल रिएक्शन क्यों करती हैं, तो हम उसका जवाब देना आपको सिखाते हैं कि एलिमेंट रिएक्ट सो एज टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, या इसको और थोड़ा टेक्निकल ज़बान में हम कहें तो टू अटेन द ऑक्टेट। मतलब किसी भी तरह से एलिमेंट अटेन द ऑक्टेट का मतलब लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहते हैं, हाइड्रोजन हीलियम छोड़ के। अब आप 10th में हैं, छोटी छोटी बातों को दोहराने की कोशिश बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी रिमाइंड हो रही। तो सोडियम कीमियाई अमल क्यों करता है, व्हाई डू सोडियम रिएक्ट का आंसर मैं दूंगा कि ये अपना 281 जो है, 281 को किसी भी तरह से 288 या 28, या तो ये 28 हो जाएगा या ये 288 हो जाएगा। इसको बोलेंगे ऑक्टेट हालत में आना, लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को हासिल करना। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन करेंगे। ये भी क्या करेगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करके 28 हो जाएगा, या फिर 288 हो जाएगा। ये दोनों भी अगर लास्ट में 8 हो जाए तो दोनों में आसान मेथड क्या होगा कि सोडियम इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, अपना ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको लूज करके दे देगा क्लोरीन को, क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद ये 28 हो जाएगा और ये 288 हो जाएगा। मतलब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है। व्हाई डू एलिमेंट्स रिएक्ट,
तो योर आंसर शुड बी द एलिमेंट्स रिएक्ट सो एज टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करते हैं, दो तरीक़ों से करते हैं। नंबर एक, बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। आइदर एलिमेंट विल लूज और गेन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है, मीन्स इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सेकेंड मेथड दैट इज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कोवैलेंट कंपाउंड में हम कार्बन कंपाउंड्स के वक्त हम पढ़ने वाले हैं इसको। तो वैलेंसी, ये सब चीज़ें अगर आपके जहन में रही तो फिर आपको यहाँ पर इस चैप्टर में जो केमिकल रिएक्शंस हैं, फिर उनके इक्वेशंस लिखना है, फिर उनके फॉर्मूले लिखना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आएंगी। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर ये शुरू की, कैन यू रिकॉल, इस साल सिलेबस में नहीं है। तो बेटा मैं हर बार कहता हूँ कि ये सिलेबस में इस बार के लिए नहीं है, लेकिन जब तक इन चीज़ों को आप पढ़ते नहीं तब तक आप चैप्टर में आगे जा नहीं सकते। अब उसके बाद दूसरी पैराग्राफ जो आपको बुक में दिया हुआ है वो है कि प्रीवियस क्लासेस में 9th में हमने पढ़ा हुआ है केमिकल कॉम्बिनेशन और केमिकल रिएक्शन, ये कैसे होते हैं। और फिर उसके बाद सीधा बुक में हेडिंग दी हुई है केमिकल रिएक्शन की, तो मैं भी वही हेडिंग यहाँ पर लिखते हुए अपना वो पैराग्राफ में जो लगने वाला बेसिक है वो बेसिक को टच करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा ये आपको लग रहा होगा कि गैर ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी है ये, क्यों तो 9th के चैप्टर होने के बाद बीच में आप इन चीज़ों को कभी नहीं पढ़ते, सीधे 10th में आते हैं और ये चीज़ें मुश्किल जाना अगर शुरू हो गई आपको तो चैप्टर उड़ते हैं, जबकि बड़ी आसान आसान चीज़ें। ये सब 9th का ही बताया मैंने, अभी तक आपको कोई भी नई चीज़ नहीं बताई हुई। आपको केमिकल रिएक्शंस में आपको बुक में टेबल दिया हुआ है, टेबल के ऊपर की हेडिंग है आइडेंटिफाई फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस फ्रॉम द फेनोमेनन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। मतलब उर्दू ज़बान में लिखा होगा कि नीचे दिए गए जदवल के हिसाब से कि तबई तब्दीली और कीमियाई तब्दीली दोनों को पहचानिए। पहले हम टेबल देख लेते हैं, आप नज़र डालिए, ये आपके बुक का टेबल मैंने आपके सामने रखा हुआ है। टेबल का पहला कॉलम तो सीरियल नंबर, उसके बाद दूसरे कॉलम में कुछ फेनोमेनन्स रखे हुए हैं। कुछ फेनोमेनन के बाद आगे दो टेबल दिए हुए आपको, एक फिजिकल उसमें टिक मारा हुआ सैंपल एग्जाम्पल के तौर पर, एक केमिकल उसमें टिक मारा हुआ एग्जाम्पल के तौर पर। चलिए टेबल देखते हैं, फिर ये चेंजेस ऐसे कैसे हैं देखते हैं, और फिर उसके बाद हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़कर आज का पीरियड यहाँ पर रोकेंगे। फिर केमिकल इक्वेशंस उस पर और बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस पे कल एक पीरियड में, और फिर उसके बाद के एक पीरियड में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस तरह हम 3 वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आइए टेबल पर, टेबल में पहली चीज़ दी हुई है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, यानी बर्फ़ का पानी में तब्दील हो जाना। तो ये आइदर इट इज़ अ केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो पानी से बर्फ़ बनता है, फिर बर्फ़ को पिघलाया जाए तो फिर पानी बनता है, रिवर्सिबल टाइप। मतलब ये अमल बर्फ़ को पानी, पानी को बर्फ़ हम कई बार बता सकते हैं, इसलिए ये अमल फिजिकल चेंज कहलाएगा। बुक में इसके आगे टिक मारा हुआ है, केमिकल चेंज में डैश। फिर दूसरी एग्जांपल कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना। बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर हम खाना बनाते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर खाना बनाते वक्त जो शुरू की इब्तदाई चीज़ें थी, भाई आपको बोले इसमें नमक ज़्यादा होगा, ठीक है थोड़ा सा नमक निकाल कर अलग कर लीजिए। आप इन बातों को इजी मत लीजिए, मैं प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ आपको केमिकल रिएक्शंस की और फिजिकल चेंजेस की। तो आपको अगर नमक ज़्यादा हो जाए खाने में, निकालने के लिए कहा जाए, आप नहीं निकाल सकते इसको। इसका मतलब ये केमिकल चेंज है, इसके अंदर सारा केमिकल कॉम्बिनेशन होता है और केमिकल चेंज। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ आइए। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, यानी फलों का पकना। राइपन यानी पक जाना। राइपनिंग ऑफ फ्रूट मतलब फल एक बार पक जाए, आपने घर में लाकर सीताफल या समझिए कि आम को अगर आपने पका दिया, खाने के लिए तैयार कर दिया उसको, फिर आप चाह रहे कि नहीं इसको अभी 4 दिन बाद खाएंगे, वापस इसको फिर से कच्चे फल में तब्दील कर दिया जाए, नहीं होगा। एक बार फल पक जाए तो फिर ये वापस नहीं होगा। ये केमिकल चेंज यानी कीमियाई तब्दीली है। उसके बाद मिल्क टर्न इनटू कर्ड, मिल्क दूध, कर्ड दही, तो दूध का दही बनना रिवर्सिबल चेंज नहीं है, परमानेंट चेंज है, केमिकल चेंज कहलाएगा ये। फिर उसके बाद इवापोरेशन ऑफ वाटर, पानी का भाप बनना। सीधी बात है कि समझिए अगर पानी है, किसी बर्तन में रखकर गर्म किया जाए बहुत ज़्यादा, तो उसकी भाप बनना शुरू होती है। अगर उस भाप को आप जमा करें और ठंडा करें तो फिर से वो पानी में तब्दील हो जाएगा।
आपने देखा होगा घर में चावल बनाते वक्त ढक्कन को ढक कर रखा जाता है, जैसे ही उसको पकाने वाले खोलते हैं तो खोलने के बाद नीचे सारी की सारी एक तह आपको पानी की नज़र आएगी। वो पानी जो भाप था ठंडी होने पर बना हुआ पानी है, मतलब ये तबाई तब्दीली है, फिज़िकल चेंज है ये। इसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक, अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये केमिकल चेंज है। उसके बाद साइज रिडक्शन ऑफ नेप्थेलिया बॉल्स एक्सपोर्ट टू एयर, एक्सपोज टू नेप्थेलिन बॉल्स, मतलब हम आम जबान में उसको हमारे शहर में डमर की गोलियां कहते हैं, जो अलमारियों में कपड़ों में कीड़े मकोड़े झींगर ना लग जाएं उनके लिए रखी जाती हैं। उनको हवा में खुला रख दीजिए, वो खुद ब खुद छोटी छोटी होना शुरू होकर कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाएंगी। इवापोरेशन, इनकी तबखीर और नामल तसीद कहते हैं असल में इसे हम, कि बिना उबले हुए के वो बुखारात में तब्दील हो जाते हैं, सब्लिमेशन रिएक्शन। मैं जो इसलिए कह रहा हूँ ये चीज़ें कि इस तरह चीज़ें आपके जहन में आती जाए। सब्लिमेशन का मतलब क्या समझेंगे आप, कि समझिए किसी चीज़ का बिना बॉईल किए हुए, बॉईल नहीं होना चाहिए उसने, और उसके बाद उसके वेपर्स बन जाने चाहिए, मतलब उसमें बुखारात बन जाना चाहिए बिना गर्म करे। पानी को गर्म करे तो बॉईल होगा, बॉईल होके पानी कम होगा, इवापोरेशन। पेट्रोल को खुला रख दीजिए, खुद ब खुद बिना बॉईल किए के थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, सब्लिमेशन। हाँ, केमिस्ट्री में आपको इस तरह की छोटी छोटी एग्जांपल्स कंपैरेटिवली याद रखनी पड़ेगी ताकि आगे की चीज़ें आसान होती जाए। तो इवापोरेशन की अगर हम बात करें तो ये इवापोरेशन फिजिकल चेंज है, पानी फिर से भाप फिर से पानी बन सकती है। उसके बाद 8 एग्जाम्पल है स्टेनिंग ऑफ शाहबादी और कड़प्पा टाइल बाय लेमन जूस। लेमन जूस, शाहबादी या कड़प्पा टाइल से मुराद क्या है, घरों में जो शाहबादी फर्श या टाइल्स होते हैं या काले पत्थर होते हैं जिसको कड़प्पा के पत्थर कहा जाता है, इन पर अगर जंग लग जाए, स्टेन लग जाए, तो हम उसको लीमू से घसकर उसको धो सकते हैं। फिजिकल चेंज, ये केमिकल चेंज। लीमू में एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। घरों में आमतौर पर फ्लश क्लीनर के लिए, बाथरूम क्लीनर के तौर पर हम एसिड्स इस्तेमाल करते हैं। एसिड्स केमिकल रिएक्शन करेंगे, केमिकल रिएक्शन करने के बाद ऊपर की लेयर कीमियाई अमल में हिस्सा लेकर फिर वो जो तो उस मैल को बाहर निकाल देगी, हमको टाइल्स चमकती हुई नज़र आएंगी। और उसके बाद लास्ट फिनोमेनन दिया हुआ आपको ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट्स ऑन फॉलिंग फ्रॉम हाइट, मतलब किसी बुलंदी पर रखा हुआ ग्लास के शीशे की बनी हुई किसी चीज़ का गिरकर टूटना। ये फिज़िकल चेंज, तबई तब्दीली है। मतलब ये टूट गया, अगर ये वापस जुड़ नहीं सकता, लेकिन हम चाहें तो उसको जोड़ सकते हैं। बाकी इसकी खसूसियात में शीशा था, मिट्टी बन गया, शीशा था, लकड़ी बन गया, ऐसे चेंजेस नहीं होते, इसलिए फ़िज़िकल चेंज है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ़िज़िकल केमिकल चेंजेस पहचानने के लिए कुछ क्राइटेरिया आपके जहन में होना चाहिए। पहले बुक में आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, 1 2 3 4 5, और उसके बाद एक इनकम्प्लीट टेबल दिया हुआ है, वो टेबल कंप्लीट करना है एक्टिविटीज़ करते हुए। ये देखिए, ये रहा आपके सामने बुक में दिया हुआ टेबल। बुक में दिए हुए टेबल और उसके साथ एक्टिविटीज़ में मैं एक्टिविटी करता हुआ चलूँगा, टेबल में हम करेक्शन करते चलेंगे। एक्टिविटी में पहला चीज़ दी हुई, टेक अ स्पून फुल ऑफ लाइमस्टोन पाउडर इन एन इवापोरेटिंग डिश, हीट इट स्ट्रांगली ऑन अ हाई ब्लू फ्लेम। यानी आपको बोल रहे हैं यहाँ पे लाइमस्टोन, चुनकड़ी का पत्थर या चूने का पत्थर लीजिए और उसको एक इवापोरेटिंग डिश, मतलब हमारे साइंस रूम में एक छोटी सी कटोरी नुमा चीज़ होगी जिसको बहुत ज़्यादा गर्म किया जा सकता है, चीनी मिट्टी से बनी हुई, वो इवापोरेटिंग डिश में डाल दीजिए और डाल के गर्म कीजिए। टेबल में आपको पूछ रहा है कलर चेंज इफ़ प्रेजेंट, तो चुनखड़ी के पत्थर में कोई तब्दीली नहीं होगी। उसके बाद गैस रिलीज, हाँ यस, जैसे आप चुनखड़ी को गर्म करते हैं, लाइमस्टोन को गर्म करते हैं, एक कलरलेस गैस रिलीज होगी एंड दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। टेम्परेचर चेंज इफ प्रेजेंट, नो चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद हीटिंग करते हैं अगर आप, तो गर्म होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर रहेगा। और उसके बाद ये टाइप अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई तो वापस उसको फिर से अंदर आसानी से शामिल नहीं किया जा सकेगा, मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। दूसरी एक्टिविटी आपको बुक में दी हुई है, पॉइंट नंबर 2 में, ऐड जिंक डस्ट इनटू द कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पर आपको जिंक डस्ट मतलब जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, इस तरह के 2 चीज़ों का केमिकल रिएक्शन आपको समझाने की कोशिश की गई है। जिंक डस्ट और अगर कॉपर सल्फेट दोनों को आपने सिर्फ मिला के रख दिया, तो मिला के रखने पर इनसे कोई गैस रिलीज नहीं होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, मगर जो चेंज होगा, मतलब यहाँ पर जो जिंक सल्फेट बनता है एज अ चेंज ऑफ केमिकल, एज अ इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और कॉपर रिलीज हो जाएगा। तो ये चीज़ें केमिकल चेंज की तरफ इशारा करती हैं।
In the same way, add potassium chromate K2Cr2 K2CrO4 solution in barium sulfate BaSO4 solution। अगर ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, उसी तरह की रिएक्शन है। इसमें भी चेंज इन टेम्परेचर रहेगा, इन टेम्परेचर बढ़ेगा, कोई गैस रिलीज नहीं होगी और ये केमिकल रिएक्शन रहेगा। इन द सेम वे एक्टिविटी नंबर 4, ऐड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोल्यूशन टू द कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 सोल्यूशन। ये भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। इसमें जो चेंज इन कलर रहेगा वो वाइट रहेगा और वाइट होने के बाद कोई गैस रिलीज नहीं होती, इंक्रीज इन टेम्परेचर रहेगा, ये भी केमिकल चेंज है। और उसके बाद पांचवी और लास्ट एक्टिविटी आपको दी हुई, टेक थैलिक अनहाइड्राइड इन द इवापोरेटिंग डिश। अगर आप उसको खाली लेकर रखते हैं तो इसमें नो चेंज इन कलर रहेगा, कोई गैस रिलीज नहीं होगी, कोई चेंज इन टेम्परेचर नहीं रहेगा, एंड दिस विल बी द टाइप ऑफ फिजिकल चेंज। 1 2 3 4 चारों भी केमिकल चेंजेस हैं। सिर्फ पांचवें में क्या था, थैलिक अनहाइड्राइड लेकर आपने उसको सिर्फ डिश में रख दिया, कुछ भी नहीं किया, तो वो उसका ना कलर बदलेगा, ना टेम्परेचर बदलेगा, ना उसके साथ कोई गैस रिलीज होगी, मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज। तो अब हम देखते हैं कि इन रिएक्शंस की इन इन्फरेंसेस की, इन नताइज की बुनियाद पर कि चेंजेस मे बी ऑफ 2 टाइप्स। मैं इसमें थोड़ा सा 9th वाला पोर्शन भी ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें समझाने के लिए। बुक में 3 पॉइंट्स लिखे हुए, मैं चाहूँगा कि ज़्यादा और चीज़ें आपके समझ में आए, तो ताकि एग्जाम्पल भी ज़्यादा इस्तेमाल हो। तो हम यहाँ पर करते हैं 2 तरह के कंपैरिजन, एक है फिजिकल चेंज और उसके बाद दूसरा रहेगा केमिकल चेंज। कंपैरेटिवली हम दोनों को पढ़ते हुए चलेंगे। तो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। केमिकल हम 2 चीज़ों को समझिए मिलाते हैं खाली। फॉर एग्जांपल समझिए चावल लाया आपने घर में, अनाज लाया हुआ है और अनाज के अंदर जो तो मिट्टी के दाने थोड़े थोड़े पड़े हुए हैं, दोनों को मिला के रखा हुआ है, कई दिन तक मिला के रख दें तो फिर वो गेहूँ गेहूँ रहेगा, चावल चावल रहेगा, मिट्टी मिट्टी रहेगी। वहीं पर समझिए कि हमने 2 केमिकल्स को मिला दिया। अभी हम एग्जांपल देख रहे थे अलग अलग, जिंक डस्ट और कॉपर सल्फेट को मिला दिया, दोनों केमिकल रिएक्शन करेंगे, जिंक सल्फेट और कॉपर बनेगा। मतलब चीज़ों को मिलाने के बाद जो होने वाला है उस बुनियाद पर हम तय करेंगे कि आइदर देयर इज़ अ केमिकल रिएक्शन और नॉट, मीन्स द चेंज बीइंग डन हियर आइदर इट इज़ अ केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो पहले हम क्या करते हैं, समझिए हमने 2 चीज़ों को सिर्फ मिला के रखा हुआ A+B, और मिलाने के बाद कुछ दिन रख दीजिए, कुछ घंटे रख दीजिए, कुछ साल रख दीजिए, और उसके बाद इनमें कोई चेंज नहीं आता। अगर ये बिल्कुल एज इट इज़, ये भी ऐसी रहा, ये भी ऐसी रहा, देन दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। उसकी जगह पर अगर हमने 2 चीज़ें ली, समझिए A एंड B, एंड इफ दे आर केमिकली ट्रीटेड, मतलब अगर उनके बीच केमिकल रिएक्शन होता है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन अ न्यू कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड एंड दैट विल बी AB। कोई भी एग्जांपल लीजिए, अभी वाली एग्जांपल हम ले सकते हैं वापस, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 विल बी इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। कोई भी एग्जांपल लीजिए, मैग्नीशियम Mg प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जब 2 चीज़ों को मिलाकर रखा जाता है और मिलाने के बाद अगर उनके बीच केमिकल रिएक्शन होता है और नई चीज़ बनती है, इफ़ अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यहाँ पे नंबर 1 कंडीशन है कि केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। नंबर 1 देयर शुड बी केमिकल रिएक्शन। उसके बाद नंबर 2 अ न्यू सब्सटेंस मीन्स कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं, तो न्यू सब्सटेंस शुड बी प्रिपेयर्ड। एक नई सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस मीन्स इन द सेंस केमिस्ट्री में नए प्रॉपर्टीज वाली चीज़ बननी चाहिए, तब उसको हम बोलेंगे न्यू सब्सटेंस। एंड फाइनली विल कॉल उसको हम, उसके बाद में केमिकल रिएक्शन का नतीजा है, इसलिए उसको प्रोडक्ट, और केमिकली उसको हम कंपाउंड कहते हैं। आपसे पूछा जाए व्हाट इज कंपाउंड, तो बोलना ये कोई चीज़ें हैं, कुछ केमिकल्स हैं जिनका केमिकल रिएक्शन होने के बाद बनने वाली चीज़ है, केमिकल कंपाउंड। फिजिकल चेंज में देयर विल बी एनी नो रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन होना ज़रूरी नहीं है उसमें। एक रिएक्शन नहीं होगा तो लाजमी नहीं है कि कोई न्यू सब्सटेंस बने, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई ज़रूरी नहीं है।
उसके बाद यहाँ पर देखिए आप कि फिजिकल चेंज में क्या होता है कि द ओरिजिनल सब्सटेंसेस, या जिसको हम आम जबान में कंस्टिट्यूएंट्स बोलते हैं उसको, तो ओरिजिनल सब्सटेंसेस या जो मिलाने के पहले जो किया, जिसको मैं दूसरे जबान में बोल रहा हूँ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंपाउंड। तो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंपाउंड जो रहेंगे, सॉरी कंस्टिट्यूएंट जो होंगे कंपाउंड अगर होने के बाद तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। तो जो कंस्टिट्यूएंट्स होंगे इनको हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। गेहूँ में मिट्टी, दोनों को रखिए, बाद में मिट्टी अलग गेहूँ अलग, कंस्टिट्यूएंट्स अलग अलग हो गए। केमिकल रिएक्शन में एक बार अगर केमिकल रिएक्शन होके नई प्रॉपर्टी वाली चीज़ बन जाए, फिर कभी ओरिजिनल चीज़ को आसानी से, नॉट कंपल्सरीली, नॉट इजीली, आसानी से ओरिजिनल कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उनको वापस हासिल नहीं किया जा सकेगा। ऐसे होता तो कितना अच्छा होता। शादी में गए, आपने बड़ी सी देग बना ली, बहुत से लोगों ने खाना खाया, बाकी बच गई। अब आप बोलेंगे ठीक है, इसमें से बकरा अलग, अदरक अलग, लहसुन अलग, चावल अलग। एक बार केमिकल रिएक्शन हो जाए, नई प्रॉपर्टी वाली सब्सटेंस बन जाए, तो बनने के बाद जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है दैट दे कैन नॉट बी गेन बैक इजीली, उनको हम वापस आसानी से हासिल नहीं कर सकते। फिजिकल चेंज को इट इज़ कॉल्ड एज टेम्पररी चेंज, मतलब ये आर्जी तब्दीली है। टेम्पररी का मुराद आर्जी, और ये परमानेंट चेंज है। बल्ब वाइट कलर का है समझिए मेरे पास, मैंने उसको चालू कर दिया, लाइट की वजह से वो पीला दिख रहा है, चेंज इन कलर, तो ये फिजिकल चेंज है। हाँ, अगर समझिए मैंने एक कच्चे आम को पक्के आम में तब्दील कर दिया, हरा था पीला हो गया, वो चेंज इन कलर फिजिकल चेंज नहीं है, क्यों? तब वापस आम कच्चे आम में तब्दील नहीं होने वाला। मेरा बल्ब सफ़ेद था, पीला हुआ था, फिर सफ़ेद हो जाएगा। इसलिए बल्ब का चालू बंद होना फिजिकल चेंज, तबई तब्दीली। आम का पकना केमिकल चेंज, कीमियाई तब्दीली। इसको मैं और मेरे तरीके से मुख्तसरन अगर करके अगर आपको कहूँ तो फिजिकल चेंज क्या है, तो आपने बोलना व्हेन देयर इज अ चेंज इन ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज। आई रिपीट, व्हाट इज फिजिकल चेंज? when there is a change in only physical properties of the elements, that change is called as physical change. अब आपके सामने 1000 एग्जांपल्स ला के रखी जा सकती हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये फिजिकल है कि केमिकल है। अगर आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हेड मालूम है कि कौन सी प्रॉपर्टी फिजिकल है, कौन सी केमिकल है, इन दैट केस आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या देखते हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, आगे के लिए भी आप जहन में रखेंगे इसको। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं नंबर 1 कलर, चीज़ों का कलर क्या है। नंबर 2 ओडर, ODOUR, ओडर, या इसको हम स्मेल कहते हैं, साइंस की ज़बान में ओडर कहा जाएगा। तो ओडर यानी बू, ये इसका रंग, इसका बू। उसके बाद फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट से मुराद क्या रहेगा कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कौन सी हालत में, उसको हम बोलेंगे फिजिकल, विच इज़ द फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट रहेगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इग्निशन टेम्परेचर, इस तरह के जितने भी समझे मेल्टिंग पॉइंट। कोई अगर सॉलिड है तो कितना गर्म करने के बाद मेल्ट होगा। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, अगर कोई लिक्विड है तो कितना गर्म करने के बाद बॉयल होता है। इस तरह की जो कुछ जो सादी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनको चेक करने के लिए आपको कोई बहुत बड़े अपैरेटस की, साइंटिफिक प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ऐसे हेड नहीं बना सकते, रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ सल्फर, रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ बेस। अगर ये करता है तो ये इस तरह की चीज़ें अगर हों तो इनको हम केमिकल प्रॉपर्टीज में कहेंगे। फिर अब आपको क्लियर होना चाहिए कि फिजिकल चेंज मतलब क्या। तो मैं अपनी डेफिनेशन आपको कह रहा हूँ कि व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ द फिजिकल चेंज। दीज चेंजेस आर टेम्पररी, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई नई चीज़ नहीं बनती। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है देयर इज़ अ चेंज इन टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन होने के बाद चेंज इन टेम्परेचर से मुराद, या तो जिस समझो एक टेस्ट ट्यूब लेकर आप उसमें 2 चीज़ें मिला रहे हैं, तो मिलाने के बाद टेस्ट ट्यूब को पकड़ के देखिए, ठंडी अगर लग रही तो मीन्स हीट इज एब्जॉर्ब, गर्म लग रही तो हीट इज इवॉल्व, ठंडी लग रही तो हरारत जज्ब कर रहा है वो केमिकल रिएक्शन में, देयर इज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर। गर्म लग रहा है आपको
तो वो चीज़ वो केमिकल रिएक्शन हरारत खारिज करने वाला एक्सोथर्मिक जिसको हम बोलते हैं वो रिएक्शन है। इसमें हरारत खारिज हो रही है, हीट इज इवॉल्व, यहाँ पे हरारत निकलती है बाहर। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा देयर विल बी चेंज इन टेम्परेचर, दैट मे बी डिक्रीज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट देयर विल बी डेफिनेटली चेंज इन टेम्परेचर। कभी हाथ में वॉशिंग पाउडर लीजिए और लेके पानी में हाथ डाल दीजिए, आपको हाथ में गरम गरम महसूस होगा, मतलब वो केमिकल रिएक्शन है, गरम महसूस हो रहा है, मतलब हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इज इवॉल्व, यहाँ पर हरारत खारिज हो रही है इसलिए आपको गरम लग रहा है। अगर समझिए स्पिरिट लगाते हैं इंजेक्शन देने से पहले, ठंडा ठंडा लगता है, मतलब उसने वहाँ की हीट एब्जॉर्ब कर लिया इसलिए उतना हिस्सा आपको ठंडा लगेगा, बाकी की हीट नॉर्मल है आपकी। तो हीट इवॉल्व, हीट एब्जॉर्ब वाली केसेस जो होंगे ये इस तरह के जो मसाइल होंगे केमिकल रिएक्शन में आते हैं। केमिकल रिएक्शन की और एक पहचान भी होगी कि देयर विल बी अ चेंज इन टेम्परेचर। तो होप फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, इस तरह की चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अगले पीरियड में हम लोग करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, और अगर हो गया तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विद सम एग्जांपल्स। अपना ध्यान रखिए, नोट्स बनाइए, जो चीज़ें समझ रही हैं उसको अपने ज़बान में लिखकर अपने जहन में बैठाइए। मैं कंसेप्ट पर ज़्यादा देर बात कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझे। बाकी प्रिंटेड मटेरियल बहुत सारा मिल जाएगा आपको सवाल जवाब बनाने के लिए, लेकिन चीज़ों को समझा हुआ अगर है आपने तो वो काम आसान होगा, अदरवाइज़ नॉट। बहुत जल्द स्कूल खुल रहे हैं, दुआ कीजिए आपके स्कूल जल्दी खुल जाएं ताकि हम अपने तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।